दुबई से इस तरह छोटे राजन का चला जाना यकदम दाऊद इब्राहिम के नोटिस में न आया, बल्कि काफी दिन गुजर जाने के बाद उसे ये खबर मिली। जैसे ही दाऊद इब्राहिम तक ये खबर पहुंची, डी कंपनी में एक भौंचाल सा गया। बात ये न थी कि अब खून खराबे की एक नई लहर आएगी, उसके तो वो आदी थे ही। असल बात ये थी कि दुबई के अंदर और दुबई से बाहर हर जगह डी कंपनी के राज राजन के पास मौजूद थे। वो बिना किसी लड़ाई के भी डी कंपनी को काफी नुकसान पहुंचा सकता था। छोटा राजन दाऊद इब्राहिम के बहुत करीब था। उसे इस बात का इल्म था कि दुनिया में कहां-कहां डी कंपनी के ठिकाने मौजूद हैं, कहां-कहां डी कंपनी ऑपरेशन कर रही है, किस मकाम पर उसके इंतहाई अहम कारिंदे और कौन हैं। नई दिल्ली और महाराष्ट्र में किन सियासतदानों के साथ उसके करीबी रवाबित हैं, भारत में कहां-कहां उसके अकाउंट्स और दीगर मालियाती रवाबित कायम हैं, और सबसे अहम बात के माफिया के दीगर गैंगस्टर्स, इंटेलिजेंस इदारों और पुलिस के महकमे में कौन-कौन लोग उसके वफादार हैं। छोटा राजन एक ऐसा शख्स था जो दाऊद इब्राहिम के पूरे गैंग को मंजर-ए-आम पर ला सकता था। वो दाऊद इब्राहिम के असलहा डिब्बू में चिंगारी साबित हो सकता था। छोटा राजन की परेशानी को न भांपना, उसे नजरअंदाज करना और उसके अंदर पकने वाले लावे को ठंडा न करना दाऊद इब्राहिम को बहुत महंगा पड़ा। दाऊद इब्राहिम को अंदाजा न था कि राजन जैसा कारकुन कभी उसे छोड़ने की हिम्मत करेगा, और न सिर्फ उसे छोड़कर चला जाएगा बल्कि उसके मद्दे मुकाबिल आ खड़ा होगा। दाऊद इब्राहिम ने राजन को फर्श से अर्श पर बिठा दिया था। उसने राजन को अपना दायां बाजू बना रखा था और अपना तमाम कारोबार और कारोबारी राज उसी के हवाले कर रखे थे। शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती भी थी। दाऊद इब्राहिम ने कई मर्तबा अपने गैंग के अहम कारकुनों की नाराजगी मोल लेकर भी राजन का साथ दिया था और गैंग में बगावत तक का खतरा मोल ले लिया था। बिलाखिर राजन इंटेलिजेंस वालों की झोली में जा गिरा था। अब एक नई जंग का आगाज होने वाला था। अजीब बात है कि इस जंग के तमाम फरीक यानी दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, इंटेलिजेंस एजेंसियां और वजारत दाखिला के ब्यूरोक्रेट्स अपने अपने अज़ाइम रखते थे जो कि एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ थे। अलबत्ता एक हकीकत ऐसी थी जिस पर ये सब लोग मुत्तफिक थे, यानी इंसान का सबसे करीबी दोस्त ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन साबित होता है। दाऊद इब्राहिम की जिंदगी खतरात से भरी पड़ी थी। उसने एक से बढ़कर एक दुश्मन का सामना किया था और उन्हें नीचा भी दिखाया था, लेकिन उसका कोई दुश्मन इस कदर मोहलक साबित न हुआ था जितना कि छोटा राजन। लेकिन उस रात दुबई के साहिलों पर पार्टी में मसरूफ दाऊद इब्राहिम इस हकीकत से नाशना था। पार्टी में महव दाऊद इब्राहिम को अंदाजा भी न हो सका कि उसका कितना बड़ा नुकसान हो गया है। उसे पता ही न चला कि उसे कौन छोड़कर चला गया है। चंद दिनों बाद ही राजन के फरार के असरात सामने आना शुरू हो गए। भारतीय हुकूमत ने दुबई की हुकूमत से पुरजोर अपील की कि उनके सबसे ज्यादा मतलूब शख्स को उनके हवाले किया जाए। न सिर्फ ये बल्कि भारतीय हुकूमत चाहती थी कि दुबई की हुकूमत गैर कानूनी भारतीय तारकीन वतन को डिपोर्ट करने का मुआहिदा करे। ये खबर सुनते ही तमाम मफरूरों, गैंगस्टरों और ऐसे अफराद में भी बेचैनी फैल गई जो गैर कानूनी तरीके से रोजगार के हुसूल की खातिर दुबई आए थे। मुंबई माफिया की 6 दिहाइयों का लंबा और मुश्किल तरीन सफर। ये दास्तान एक ऐसे शख्स के गिर्द घूमती है जिसने बहादुरी, चालाकी और मजबूत आसाब की बुनियाद पर खुद को डॉन बनवाया। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। दाऊद इब्राहिम को अंदाजा था कि छोटा राजन का यूं चले जाना किसी बड़े तूफान का पेश खैमा होगा, इसलिए उसने खुद भी रूपोशी इख्तियार कर ली और कंपनी के दीगर कारकुनों से भी कह दिया कि तमाम ऑपरेशंस रूपोश रहकर करें। 1994 के आखिर तक छोटा राजन कुआलालंपुर में खुद को मजबूत कर चुका था। दूसरी जानिब भारतीय एजेंसियों की नजर से बचकर दाऊद इब्राहिम अपने ऑपरेशन जारी रखे हुए था। छोटा राजन के जाने के बाद दाऊद इब्राहिम का पूरा बिजनेस छोटा शकील के हाथ आ चुका था। छोटा शकील और दाऊद इब्राहिम की कम्युनिकेशन से अंदाजा होता था कि वो दुबई या गल्फ के ही किसी इलाके में मौजूद थे। छोटा शकील और छोटा राजन के गैंग चलाने का तरीकाकार एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ था। छोटा राजन सारी कुव्वत एक हाथ में मुर्तकिज रखने का कायल था, जबकि छोटा शकील मातहतों को ज्यादा से ज्यादा इख्तियारात देने का कायल था। घोड़ों की रेस, क्रिकेट पर सट्टा और बंबई में होटल वालों और बिल्डर्स से निमटने जैसे मामलात शिराड शेट्टी के सुपुर्द कर दिए गए थे। हथियारों के मामलात, झगड़ों के तस्फिये और जेलों में कैद साथियों के मामलात सूतिया संभाल रहा था, जबकि छोटा शकील ने बॉलीवुड में सरमायाकारी और हवाले के मामलात अपने हाथ में रखे थे। इसके अलावा शकील रियल एस्टेट के बिजनेस में भी हाथ पैर मार रहा था। छोटा शकील की वजह से न सिर्फ दाऊद इब्राहिम मुतमईन था बल्कि गैंग के सारे कारिंदे अपनी अपनी जगह खुश थे। उसके बरक्स राजन
राजन को सब लोग जालिम गर्दानते थे और हकीकतन राजन के जाने से सब खुश थे। शकील ने बम्बई में ऐसे लड़कों को गैंग का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया जो माशरे से तंग थे। ये लोग माशरे के जुल्म जबर, बेरोजगारी और दीगर मसाइल की वजह से हर वक्त माशरे से इंतकाम लेने के लिए तैयार रहते। ये लड़के शकील के पास आकर न सिर्फ शाबाश बल्कि ढेर सारी दौलत भी हासिल करते थे और खुद को कामयाब समझते थे। इस तरह से एक मंसूबे के तहत छोटा शकील गैंग में नया खून ला रहा था। आरिफ खान, आसिफ शेख और फिरोज की उम्रें 17 या 18 बरस के लगभग थीं जब छोटा शकील ने उनके हाथों में हथियार थमाए थे। इनमें से फिरोज सरगुरु अंडरवर्ल्ड का सबसे खतरनाक शूटर साबित हुआ और अंडरवर्ल्ड में फिरोज कोनकानी के नाम से मशहूर हुआ। छोटा शकील ने फिरोज को पहली मर्तबा 2 मजदूरों को मारते देखा था। उस वक्त उसकी बेखौफी शकील ने भांप ली थी। फिर उसके बाद शकील ने बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद बम्बई में होने वाले धमाकों और हमलों के दौरान भी फिरोज के तेवर देखे थे। उसके बाद दीगर खतरनाक शूटर शाकिर दरबार और इब्राहिम शेख की सूरत में भी शकील के पास आए, लेकिन वो फिरोज के मद्दे मुकाबिल न थे। इस तरह शकील इन नौजवान गैंगस्टर्स के जरिए बम्बई के ताजरों पर राज करता रहा। फिरोज को कत्ल की मशीन का नाम भी दिया गया था। दिन दिहाड़े बीजेपी के रहनुमा रामदास नायक को उसकी सिक्योरिटी के बीचों बीच बैंड्रा जंक्शन पर कत्ल किया जाना बम्बई पुलिस रिकॉर्ड में खतरनाक तरीन कत्ल की कार्रवाइयों में से एक कार्रवाई थी। 25 अगस्त 1994 की एक सुबह हिल रोड बैंड्रा पर मामूल की गहमा गहमी थी। एमएलए नायक सुबह 10 बजे अपनी एम्बेसडर कार में घर से निकला। एमएलए के हमरा पुलिस कांस्टेबल BM टाडवी बतौर गार्ड मौजूद था। जैसे ही कार मेन रोड पर आई और बैंड्रा SV रोड की जानिब मुड़ी, 2 अफराद उसकी जानिब बढ़े। उन्हें गाड़ी की जानिब बढ़ते किसी ने महसूस न किया। उन दोनों ने अपनी AK-47 राइफलें तान कर नायक की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसी असना में कांस्टेबल टाडवी लुढ़कता हुआ कार से बाहर आया और अपनी स्टेन गन से जवाबी फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन उसकी स्टेन गन और गैंगस्टरों की AK-47 का कोई मुकाबला न था। बिलाखिर एमएलए के साथ साथ कांस्टेबल टाडवी भी जान से हाथ धो बैठा। बादशाह उन दोनों गैंगस्टर्स की पहचान बतौर फिरोज कोनकानी और जावेद उर्फ सोनी हुई। वाक़े के बाद फिरोज ने एक गली की आड़ में खड़े दूसरे साथी गुरनाम जान को भागने का कहा। इनमें से एक लड़का एक कार में फरार हो गया जबकि एक लड़का मोटरसाइकिल पर फरार हो गया। फिरोज और सोनी ने वहां से गुजरने वाले एक ऑटो रिक्शा को अगवा कर लिया और उसी में फरार हो गए। बादशाह तफ्तीश के बाद पता चला कि छोटा शकील ने एमएलए नायक की सुपारी साजिद बाटली वाला को दी थी और उसने ये कॉन्ट्रैक्ट किलर फिरोज को दे दिया था। बाटली वाला ने ही इस सिलसिले में कोनकानी और गैंग के दूसरे लड़कों को हथियार फराहम किए थे। नायक BMC का मुंतखब शुदा मेंबर था और छोटा शकील को पता चला था कि वो जानबूझकर बम्बई के मुसलमानों के खिलाफ मुतासिबाना कार्रवाइयां कर रहा है। फिरोज ने यह हमला एमएलए पर नहीं बल्कि महकमा पुलिस पर किया था और पुलिस वालों को अपनी इज्जत बहाल करने के लिए उसे लाजिमन पकड़ना था। बिलाखिर काफी तगोदौ के बाद बेंगलोर में वाक़े ब्लू डायमंड होटल में पुलिस ने फिरोज को अक्टूबर 1995 में गिरफ्तार कर लिया। ताहम वो ज्यादा देर जेल की सलाखों के पीछे न रहा और 1998 में दिन दिहाड़े पुलिस वालों की तहवील से फरार होने में कामयाब हो गया। जब CT स्कैन के बाद JJ अस्पताल से फिरोज को वापस थाने सेंट्रल जेल ले जाया जा रहा था, उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग की जद में आकर पुलिस कांस्टेबल PD कारदिल हलाक हो गया। अपनी दोबारा गिरफ्तारी तक फिरोज मजीद 18 कत्ल कर चुका था, जिसमें से 16 कत्ल छोटा शकील के कहने पर किए गए थे। उस वक्त तक छोटा शकील को एक बात समझ में आ चुकी थी कि ऐसे नौजवानों को जिनका पुलिस के पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता इस्तेमाल करना ज्यादा मुफीद होता है और बम्बई में ऐसे बेरोजगार पढ़े लिखे और अनपढ़ नौजवानों की कोई कमी न थी और इसका पूरा फायदा इन्हीं गैंग्स को हुआ करता था। छोटा शकील ने राजन के जाने के चंद माह के अंदर अंदर ही खुद को गैंग में काफी मजबूत बना लिया था। दाऊद इब्राहिम को इब्तिदा में शक था कि छोटा शकील शायद छोटा राजन का नेमुल बदल साबित न हो, लेकिन जिस तरह छोटा शकील ने अपनी कारकर्दगी दिखाई थी उससे दाऊद इब्राहिम काफी मुतमईन था। अलबत्ता गैंग में एक शख्स ऐसा भी था जिसे छोटा शकील और उसकी तरक्की एक आंख न भाती थी। वो शख्स था दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इब्राहिम। अनीस उमूमन शकील के कामों पर तनकीद किया करता था और कभी कभी उसका मजाक भी उड़ाता था, लेकिन दाऊद इब्राहिम का भाई होने की वजह से छोटा शकील अनीस को बर्दाश्त कर जाता। गैंग के अंदर छोटा शकील के बहुत से मुखालिफिन भी थे और बहुत से लोग दाऊद इब्राहिम को उसके खिलाफ भड़काने की कोशिशें भी करते थे। बाकी लोगों से निपटना तो शकील के लिए बाएं हाथ का काम था, लेकिन जब बात दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस की होती तो शकील को मजबूरन बर्दाश्त करना पड़ता। अनीस इब्राहिम को कभी कभी ये महसूस होता था कि अगर शकील
वकील न होता तो डी कंपनी पर सिर्फ उसकी हुक्मरानी होती। इसके अलावा ज़ाती तौर पर भी अनीस को शकील पसंद न था, बल्कि उसे छोटा राजन के काम करने का अंदाज ज्यादा अच्छा लगता था। हकीकत तो ये है कि छोटा राजन के डी कंपनी से फरार होने के बाद डी कंपनी में सिर्फ अनीस ही वो शख्स था जिसकी अरसा दराज तक छोटा राजन से बातचीत होती रही। ये हरकत कोई और करता तो दाऊद इब्राहिम उसे कभी माफ न करता। अनीस को भी किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जो कि उसके इशारों पर काम कर सके और इंडिया में उसका नाम भी लोग जानने लगे। उसने डी कंपनी में ऐसा कोई शख्स तलाश करने की कोशिश की, लेकिन उसे वहाँ ऐसा कोई शख्स नजर न आया। इसी दौरान अबू सालिम अंसारी बम्बई पहुंचा। सालिम बम्बई धमाकों के बाद से मफरूर था। सालिम वही शख्स है जिस पर भारत के मशहूर अदाकार संजय दत्त को AK-47 और दस्ती बम फराहम करने का इल्जाम भी है। जब बम्बई पुलिस ने दाऊद इब्राहिम के गैंगस्टरों के खिलाफ बम्बई में क्रैकडाउन किया तो सालिम भी उसकी जद में आया। वो बम्बई से फरार होकर अपने गांव सराय आजमगढ़ पहुंचा। बाद अज़ां वो लखनऊ आ गया और वहां से अनीस इब्राहिम के साथ राब्ते में रहा। कुछ वक्त गुजरने के बाद अनीस ने सालिम को दुबई बुला लिया। दुबई पहुंचकर उसने महसूस किया कि वो बिल्कुल अकेला है और उसे किसी मजबूत सहारे की जरूरत है। सालिम की किस्मत अच्छी थी कि इसी दौरान अनीस इब्राहिम भी किसी काबिल एतमाद शख्स की तलाश में था। चूंकि बम्बई और दुबई में सालिम के सर पर किसी का हाथ न था, इसलिए उसने अनीस इब्राहिम को अपना बॉस बनाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी ताकि डी कंपनी में उसकी भी हैसियत बन जाए। सालिम अनीस इब्राहिम की तवज्जो हासिल करने के लिए उसे बम्बई में अपनी कार्रवाइयों के किस्से सुनाने लगा। बिलाखिर अनीस ने सोचा कि सालिम को एक चांस देकर आजमाया जाए और इस तरह डी कंपनी में एक नया ग्रुप बनने लगा। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।